नमस्कार। मैं हूं अनुसया साहू, विश्व साहित्य सेवा संस्थान सिंगापुर की ओर से आप सभी का स्वागत करती हूं। आज के हमारे मेहमान हैं नीलोत्पल मृणाल जी। इनसे कौन अवगत नहीं है। नीलोत्पल मृणाल समकालीन हिंदी साहित्य के प्रतिष्ठित कथाकार, उपन्यासकार, कवि और सामाजिक चिंतक हैं। उनकी रचनाएं युवाओं के संघर्ष, सामाजिक यथार्थ और मानवीय संवेदनाओं को प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत करती हैं। डार्क हॉर्स, विश्वगुरु और औगड़ जैसी कृतियों ने उन्हें व्यापक लोकप्रियता दिलाई है। उनकी लेखनी समाज में सकारात्मक परिवर्तन और विचारशीलता का संदेश देती है। तो आइए मिलते हैं नीलोत्पल मृणाल जी से। नमस्कार सर, आपका हमारे मंच पर बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत आभार आपका अनुसुईया जी, बहुत बहुत आभार। जी सर, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगी आपके बारे में। आपका जन्म कहाँ हुआ और कैसे आपने साहित्य में कदम रखा और कैसी आपकी यात्रा रही, थोड़ी आपके मुख से मैं जानना चाहूंगी। जन्म तो मेरा जो है कि संयुक्त बिहार में हुआ। और अ, अभी मैं जहाँ रहता हूँ अब वो झारखंड का इलाका है। मैं संथाल परगना दुमका में, जहाँ मैं अभी हूँ मौजूद। हम्म। और लेखन की शुरुआत बस यूं ही जब मैं यूपीएससी आईएएस की तैयारी के लिए जब मैं दिल्ली गया, हम्म। तब लिखने की तरफ रुझान बढ़ा। बाकी तो मैं, ऐसा नहीं है कि मैं बचपन से, वो 6 साल में या 8 साल में मैंने पहली कविता लिख लिया, ऐसा कोई विस्फोट मेरे अंदर लेखन का वो ऐसा कुछ नहीं है। हम्म। आ, जब फेसबुक आ गया था और हम लोग यूपीएससी की तैयारी करने लगे थे, तब हम लोग को मौका लगा कि हर विषय पर बोलने के लिए, सोचने के लिए, है ना। तो उस अभ्यास से लेखन निकल के आया, बिल्कुल। क्या उस समय कोई ऐसी घटना हुई थी जिसने आपके अंदर क्रांति भरी और लेखन का आपके अंदर एक दीप जला? नहीं, फेसबुक का आना ही क्रांति, अच्छा अच्छा। सबसे क्रांतिकारी घटना थी। जी। और मुझे लगता है कि उसी ने दुनिया भर के लोगों को, आम लोगों को एक डेमोक्रेटिक प्लेटफॉर्म दिया, जहां पर हर कोई अपने मन का कहा, अपने मन का सोचा व्यक्त कर सके, अभिव्यक्त कर सके। तो मुझे लगता है कि उससे बड़ी क्रांति कुछ नहीं थी जिसने हम जैसे लोगों को लिखने के लिए प्रेरित किया हो। जी, तो सर आपकी सबसे पहली किताब जो है वो अवगढ़ है। जी। डार्क हॉर्स पहली किताब में। क्या नाम है उसका? डार्क हॉर्स पहली किताब मेरी, डार्क हॉर्स है। अच्छा अच्छा। फिर उसके बाद अवगढ़ हम्म। आपने लिखी और उसके बाद? अवगढ़ आई फिर, हाँ। जी, फिर विश्वगुरु या डाक, अच्छा, डाक हॉर्स हाँ। सबसे पहले आपने लिखी, उसके बाद हाँ। अवगढ़ और फिर विश्वगुरु। तो इस तरह से आपने तीन किताबें, तीन उपन्यास लिखे हैं। तो चलिए हम चलते हैं। हम्म। सबसे पहले मैं प्रश्न करना चाहूंगी विश्वगुरु के बारे में कि विश्वगुरु लिखने की प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? मेरे आसपास की दुनिया से, इस देश के सारे घटनाक्रम से, युवाओं के हालात से और समाज के हालात से, जो कुछ आप देख रहे हैं वही आपको प्रेरित करता है। विषय भी वही चुनता है जो आपके आसपास घटित हो रहा है। जी तो वहां से ये सारी चीजें निकल के आई और उसको मैं उपन्यास के रूप में ढाल पाया। जी। बिल्कुल। तो आपके जो बैकग्राउंड में, मतलब आप जैसे पैदा हुए तो हिंदू समाज में आप पैदा हुए और आपने देखा, हर चीजें देखी। तो समाज में विद्यार्थियों की स्थिति देखी, फिर हिंदुत्व की स्थिति देखी, सनातन धर्म की स्थिति देखी, तो उस हिसाब से फिर आपके मन में विचार आने शुरू हुए और आपने लिखना शुरू किया। नहीं, हिंदू होने के कारण नहीं लिखा, ना ही मैं समझता हूँ कि किसी भी काल में अभी भारत उस स्थिति में नहीं है जहाँ पर हम धर्म को विषय बना के कुछ लिखें। मैं इतना अ, मतलब, धर्म राजनीति के लिए बहुत महत्वपूर्ण विषय है, हम्म। और उसके लिए वो हथियार भी है, औजार भी है। जी बाकी तो धर्म व्यक्तिगत चयन का विषय है। वो आपको आध्यात्मिक रूप से सींचता है, आपको हिम्मत देता है, बल देता है आपको, है ना, आपको ऊर्जावान बनाता है। तो जी दोनों स्थिति में मेरे लिए धर्म जो है कि बहस और बहुत ज्यादा उसका विषय है नहीं। मैंने युवाओं के हालात जो देखे, रोटी रोजगार का जो समस्या है, जी जो जो समाज में रोजगार के अभाव के कारण और एक गंदी राजनीति के तिकड़म के कारण जो अराजकता है ना, जहाँ पर राजनीति धर्म को इस्तेमाल कर रही है, उन सब चीजों को देखकर मैंने ये किताब।
जी। तो इस पुस्तक के माध्यम से आप भारत के किस स्वरूप को विश्व के सामने रखना चाहते थे, और आपने रखा भी, जो विद्यार्थियों की बात आपने की, तो इससे आपको क्या जो महसूस? जो है भारत का स्वरूप वही रखना चाह रहा था, क्योंकि मैं हम्म। सरकार तो हूं नहीं कि मैं पॉलिश करके और चूना पेंट जी जी करके जी। मिट्टी की दीवार पर संगमरमर साट के दुनिया को दिखाऊं। मैंने वही लिखा जो मैं देख रहा हूँ। हम्म। तो ये मेरी जिम्मेदारी नहीं थी और मेरे हाथ में नहीं था कि मैं कैसा स्वरूप बना के दिखाऊं दुनिया को। मैं तो जो देख रहा हूँ उसको लिख रहा हूँ। जी, एक और लेखक मैं का ये दिखाना कहना दुनिया है। को, और मैं दुनिया से ज्यादा मैं इस देश के लोगों को दिखाना चाहता हूँ कि हम अभी ऐसे हैं। हमें खुद में कैसे कैसे सुधार की जरूरत है। जी। तो थोड़ा सा जानना चाहूंगी सर, कैसे कैसे सुधार की जरूरत है और हम कैसे कैसे हैं? वो 500 पेज में मैंने लिख दिया, अगर मैं उसको दोहराऊंगा थोड़ा सा सारांश में बताएं। तो यही आप एक वाक्य में समझें कि युवाओं की बेचैनी, जी 21वीं सदी के युवाओं की बेचैनी का दस्तावेज है विश्व गुरु। जी उस बेचैनी की जब आप पड़ताल करेंगे तो उसमें कुछ अच्छी बातें आएंगी, कुछ छूटी हुई बातें आएंगी, कुछ जो संभावनाएं हैं वो भी निकल के आएंगी, जो कुछ वर्तमान में घटित हो रहा है वो भी निकल के आएगा। तो इस सदी के युवाओं के साथ साथ इस सदी के लोगों की बेचैनी का वो दस्तावेज। जी जी। तो आपके अनुसार भारत को वास्तव में विश्व गुरु बनने के लिए किन मूल्यों को अपनाना होगा? ये तो बहुत मेरे बड़ा अनुसार सवाल विश्व गुरु कोई पद, मेरे हिसाब से विश्व गुरु कोई पद या पोस्ट है नहीं। मान लीजिए मैं अपने घर में अपने आप को जवाहरलाल नेहरू बोलूं है। और मेरे पिताजी बोले कि तुमको जवाहरलाल बनने के लिए क्या क्या करना होगा, फिर भी जवाहरलाल कोई पद या पोस्ट है नहीं। तो ये एक सांस्कृतिक नारा है कि हम दुनिया का नेतृत्व कर रहे हैं। जी वो दुनिया मानेगी कि नहीं मानेगी, दुनिया पे है। और इस होड़ में, आप जिस सदी में जी रहे हैं, इस होड़ में पढ़ाना भी नहीं चाहिए कि हम दुनिया का अगुवा कागज के आधार पर तो होंगे नहीं, कोई प्रमाण पत्र तो मिलेगा नहीं कि आज से आप विश्व गुरु हो गए, आज से जी आप ही दुनिया के नेतृत्व करता है। जी आप जी। अग्रणी कैसे कहलाएंगे? आप बिल्कुल। अग्रणी कहलाएंगे जब आपकी अर्थव्यवस्था बहुत मजबूत होगी। जी जैसे कि अमेरिका को बिना कहे दुनिया का दरोगा कहा जाता है, जी उसने कोई जी। प्रमाण पत्र नहीं बनाया, नहीं फिर भी नहीं। ट्रम्प का पागलपन पूरी दुनिया झेलती जी है ना, झेलती है ना। जी जी। तो जबकि उसने कागज पर किसी से नहीं लिखवाया कि मैं मजबूत हूं तुम कमजोर हो, लेकिन वो बिल्कुल। दिखता है। वो दिखता है। तो जिस दिन भारत आर्थिक रूप से मजबूत होगा, जिस दिन भारत सामरिक रूप से बहुत मजबूत होगा, जिस दिन भारत के अंदर प्रेस स्वतंत्र हो जाएगा, जिस दिन भारत के अंदर युवाओं को बेहतर शिक्षा मिलनी शुरू हो जाएगी, जिस दिन भारत के अंदर राजनीति धर्म हथियार बन के नहीं इस्तेमाल होगा, जिस दिन हम यहाँ जात और पात के नाम पर नहीं लड़ाइयाँ लड़ेंगे, जिस दिन हम अस्पताल, मतलब जो हम्म। लोग हाशिए पर हैं उसके लिए शिक्षा स्वास्थ्य मुफ्त या हम बहुत कम लागत पर उपलब्ध करा पाएंगे, सर्वसुलभ करा पाएंगे, जिस दिन हम सवर्ण अवर्ण की लड़ाई से निकल जाएंगे, जिस दिन हम प्रतिभा के आधार पर लोगों की योग्यता का सम्मान करने लगेंगे, उस दिन हमें किसी से प्रमाण पत्र लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि हम विश्वगुरु हैं या नहीं है। बिल्कुल है ना? सही जो बात। भी दुनिया में आएगा आगरा का ताजमहल देखने, वो वाह वाह करेगा भारत के समाज को देख कर भी। जो आएगा भारत का गेटवे ऑफ इंडिया देखने, वो बॉम्बे में उतर के भारत के लोगों का भी वाह वाह करेगा कि भाई साहब वहाँ का समाज तो गजब है। ऐसा समाज पूरी दुनिया में होना चाहिए। भारत को सिखाना चाहिए कि आध्यात्मिक सांस्कृतिक चेतना से परिपूर्ण देश कितना अ, स्वर्णिम होता है। ये खुद बोलेंगे, इसमें हमें क्या बोलने की जरूरत तो सर, है। एक बात बताऊं मैं, कि जैसे हम कह रहे हैं कि हमारे युवा परेशान है, युवा व्याकुल है, चिंतित है। चलिए ठीक है, वो तो एक बात हो गई कि राजनीति युवाओं को क्या दे रही है क्या नहीं दे रही है, जिस वजह से वो परेशान है। उनको अपनी जिम्मेदारियां उठानी है, परिवार चलाना है, रोजी रोजगार चलाना है, पढ़ लिख तो गए हैं, अब करें क्या? ठीक है। लेकिन जब जो शिक्षा बचपन से जो शिक्षा दी जाती है, उसमें क्या बदलाव होने चाहिए? क्या, जब बचपन जो मतलब हमारा, मतलब क्या, किस शिक्षा की बात कर रहे हैं आप, स्कूली मैं उस शिक्षा शिक्षा या की और बात भी? कर रही हूँ कि हम एक, क्या हम बहुत सही नागरिक पैदा कर रहे हैं भारत के लिए? नहीं एक तो वही ये नागरिक बनना उत्तरदायित्व। मतलब जब वो 18 साल का एडल्ट हो जाता है और वोट देने लायक हो जाता है, तो उसके अंदर क्या क्या गुण होने चाहिए, जिस तरह से कि वो भारत को रिप्रेजेंट कर सके। मतलब युवा ही है जो कि एक कंट्री को रिप्रेजेंट करते हैं। तो जो बचपन से हमें शिक्षा देनी चाहिए बच्चों को, कि जो एक वैल्यूज सिखाने चाहिए, तो उन वैल्यूज को मतलब उनमें कमी है, जो हम कह सकते हैं कि प्राथमिक शिक्षा जो है,
वो भारत की किस तरह की है और उसमें क्या बदलाव मतलब होने चाहिए। मतलब आप क्या सरकारी प्रयास स्कूली शिक्षा के बारे में बोल रही हैं जी या जी। पारिवारिक शिक्षा के बारे में, ये जो पारिवारिक परिवार के शिक्षा द्वारा? भी और स्कूली शिक्षा के बारे में भी मैं बात कर रही हूँ। स्कूली शिक्षा मुझे लगता है प्राथमिक तौर पर जो स्कूली शिक्षा है उसमें बहुत परिवर्तन की जरूरत नहीं है। अच्छी किताबें हैं, अच्छा सिलेबस है, सब कुछ अच्छा है। स्कूल की जरूरत, स्कूल में शिक्षकों की जरूरत। दूसरी बात, परिवार अपने बच्चों को इंटरनेट की जानकारी और मोबाइल देके निश्चिंत हो चुका है। ये पिछली पीढ़ी के साथ नहीं था। पिछली पीढ़ी में बच्चा जो था परिवार से बातचीत करता था, माँ बाप के पास संयोग से वक्त होता था, सौभाग्य से वक्त होता था, दादा नाना नानी से बात करते थे बच्चे। हम्म तो वो मूल्य समझ पाते थे, सामाजिक मूल्य समझ पाते थे, धार्मिक और सांस्कृतिक मूल्य समझ पाते थे। हम्म। आज राम जी का अर्थ हमें वो टीवी पर बैठे उचक्के बता रहे हैं, और या तो फिर मोबाइल पर जो आने वाली रील है जिसमें लोग राम जी का अर्थ हमें समझा रहे हैं। हम्म हमें अगर हमें दादा या नाना या नानी दादी हमें राम जी का अर्थ समझाती तो वो रघुकुल के राम होते, वो रामचरितमानस के राम होते, जिनकी करुणा हमें घर में सिखाई जाती, जिनके जिनके बारे में हमको सिखाया जाता है कि अपने भाई के लिए चारों भाइयों का प्रेम कैसा था, वो यहाँ से सिखाते हैं। लेकिन जी अगर इंटरनेट हमको राम जी के बारे में सिखाएगा तो बताएगा कि इस बार के चुनाव में राम जी कितने उपयोगी रहेंगे, जी इस बार किसने क्या टिप्पणी कर दी, जी है ना। तो आप घर परिवार में लोगों के पास वक्त नहीं है अपने बच्चों से बात करने के लिए। वो बच्चे कहाँ से वैल्यू समझेंगे? उनको संस्कार भी देना है तो मोटिवेशनल स्पीकर के द्वारा दिलवाना है आपको, ठीक जी। है ना। तो फिर वहां तो दिक्कत हो जाएगी, वो दुर्घटना हो जाएगी। तो तो ये असली बात संतुलित यह है कैसे प्राथमिक मतलब शिक्षा के। मतलब बेस लेवल पे काम करने का मुझे कोई अभी तरीका नजर नहीं आ रहा है कि इसको संतुलित कैसे किया जाए, नहीं, ये बेस लेवल पे ये अंतर है कि आना ही कैसे। आप बता रहे हैं, ये जो पीढ़ी है ये खुद भी जो जो मान लीजिए हम जैसे जो गार्जियन हैं वो हम्म भी इंटरनेट से जानकारी ले रहे हैं हम्म और वही बच्चों तक पहुंचा रहे हैं। हम्म। तो पिछली पीढ़ी भी थोड़ी विश्वसनीयता के साथ अध्ययन करे, तभी तो वो अच्छा पेरेंट्स हो पाएगी। जी जी जी। उसके पास भी वो नहीं है, वो भी इंटरनेट देख के अपने बच्चों के साथ बातचीत कर रहा है। अगर कभी ड्राइंग रूम में आप बात भी कर रहे हैं तो आपका सोर्सेज क्या है? वही रील है, वही अप्रामाणिक बातें हैं, वही फेक न्यूज है। तो सबसे बड़ा डिटॉक्स करना और इससे बचना, अपने की मोबाइल से मिलने वाली जानकारी से बचना ही होगा। आप इंफॉर्मेशन का बम्बार्डिंग हो रहा है पूरी दुनिया में। पूरी दुनिया में एक सेकंड भी आदमी नहीं बैठा रहेगा उसके पास इंफॉर्मेशन आ रहा है। अब इंफॉर्मेशन आने के बीच में आप उसका अर्थ ढूंढने से पहले नया इंफॉर्मेशन आ जाता है। एक इंफॉर्मेशन को समझने से पहले दूसरा सूचना आ जाता है। तो सूचना के भीड़ से, उसके ढेर से, कूड़े से अपने बच्चे को निकालिए, खुद भी निकलिए, और स्थिर होकर दिन भर में एक ही बात सीखिए या समझिए, बिल्कुल। लेकिन उसको प्रमाणिक तौर पे डिलीवर जी कीजिए। जी जी। मैं ये कह रहा हूँ। फोकस और नहीं तो उस कंसंट्रेशन कूड़े बहुत में, जरूरी है। हाँ, नहीं तो उस जानकारी और सूचना के कूड़े में हम दब के खत्म हो जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, कोई अर्थ नहीं है इतना सारा बोझ लेकर क्वालिटी। कोई अर्थ नहीं। अभी मैं अगर कविता पढ़ने को बैठूं इंटरनेट पर तो एक साथ अगर मैं रील स्क्रॉल करूंगा तो 300 कवियों की कविता आ जाएगी। हम्म। मुझे एक भी कविता याद नहीं रहेगी। बिल्कुल नहीं रहेगी। कोई भी एक ऐसी कोई बात जो गजब की कही गई है दो शायरों के द्वारा मुझे याद नहीं रहेगा, क्योंकि हम्म। मैं 400 शायरी एक साथ देख रहा हूँ। जी जी। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। तो इसलिए लेकिन तो ये इसका वक्त, तो ये वक्त। किताबों की ओर लौटिए और बच्चों को भी लौटाइए, मैं यही कहूँ। जी जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, सही संदेश दे रहे हैं सर। तो इस पुस्तक के लेखन के दौरान ऐसा कौन सा शोध या अनुभव था जिसने आपको सबसे अधिक प्रभावित किया। मेरे जो विषय होते हैं उसकी उसका स्रोत जो होता है सोसाइटी है, समाज होता है। जी तो जी सामाजिक घटनाएं आपको मतलब कच्चा माल देती हैं अपने उपन्यास के लिए। तो मैं आंकड़ों की बाजीगरी से उपन्यास नहीं लिखता हूँ। हम्म। मैं सामाजिक अखाड़े पे मट्टी उठा के उसी से मूर्ति बनाता हूँ। तो वही सोर्सेज है मेरा। मैं जिस दुनिया में रहता हूँ, मैं जहाँ पे हूँ, मेरे आसपास जो भारत है वो जो मुझे दिखता है मैं उसी को लेके लिखता हूँ। यही मेरा सोर्स है। जी आपको दुनिया में निकलना होगा, लोगों से मिलना होगा, है ना। जैसे मैं अपने उपन्यास में अगर लिख रहा हूँ कि कोई जो व्यक्ति गौरक्षणी महासभा का अध्यक्ष होगा, जिस पर ये जिम्मेदारी दी जाएगी कि वो गौ माता के संरक्षण और संवर्धन के लिए काम करे,
तो जब तक मैं देख नहीं लूंगा कि वही आदमी गौ की तस्करी में शामिल है बांग्लादेश गाय पहुंचाने में, तब तक मैं उसको प्रमाणिक नहीं मानूंगा। मेरे लिए यही अध्ययन है। तो मैं ऐसा देख लेता हूँ ऐसे लोगों को, तो मैं मानता हूँ कि यही सोसाइटी में हो रहा है। जो जो चौकीदार बनाए जाएंगे मंदिर में पूजा के लिए, उसको जब तक मैं देख नहीं लूंगा कि वही चोरी करते पकड़ा गया, तब तक मैं इंटरनेट पर विश्वास नहीं करूंगा। तो मैं मानूंगा कि वही चोर है। ये तो सामाजिक शोधशाला है। तो सामाजिक शोधशाला से जो आपको मिल रहा है प्रमाणिक तौर पे, उसको आप देख के तो लिख ही सकती हैं। जी जी बिल्कुल। आपने जो बात कही उससे मुझे आपकी ही कविता की दो लाइनें याद आई हैं कि चोर के हाथ में ठौर की चाबी। हाँ। आपने कहा और कि हाँ, बिल्कुल जी, बिल्कुल। लेकिन सर ये दोहरी राजनीति और या दोहरी चीजें ये समाज में जो लोग कर रहे हैं, मतलब जब खुल गया तो चोर बन गए, नहीं खुला तब तक आप धार्मिक हैं या एक अच्छे इंसान हैं। तो ये जब हम्म। इंसान खुद के अंदर से नहीं लेकर आएगा, जो वैल्यूज जिसकी बात मैंने की है कि प्राथमिक शिक्षा, तब से अगर बच्चे के अंदर वो वैल्यूज डाले जाएं तब जाके वो इंसान एक अच्छा नागरिक बनता है। जो आपने मंदिर की बात की कि आज ओपन हो गया तो चोरी है, अगर ना ओपन होता तो वही वो पंडित और वो कहलाते धर्म, मतलब मंदिर के रक्षक कहलाते। तो आप इंतजार कर रहे हैं तब तक के लिए कि जब तक आपकी चोरी खुल ना जाए। तो आपके बेसिक वैल्यूज कहाँ हैं? आपके अंदर का मन कहाँ है जो बोलता है कि आपने स्थिर रहना है, आपको स्वच्छ रहना है, कोई देखे या ना देखे? वो कैसे पैदा किया जाएगा सर? नहीं, वो उसको कोई दवा खिला के पैदा नहीं किया जा सकता। उसको कोई निबंध लिख के याद करा के नहीं किया जा सकता। वो एक दो तरीके से आदमी अपने स्वभाव में बनता है। एक तो वो जैसा सोचता है, हम्म। जिस आबो हवा में रहता है, वैसा बन जाता है। और दूसरा ये है कि उसकी परिस्थितियां, उसकी अपनी मानसिक स्थिति, है ना, कि वो स्वभाव से कैसा है, उस पर अपने आसपास की अच्छी चीजों का असर नहीं पड़ रहा है। तो भाई कई बार कीचड़ में भी कमल खिल जाता है, और कई बार जो है कि स्वर्ग में भी कोई एक अच्छे तालाब में भी कोई मछली सड़ जाती है, तो पूरी तालाब को वो दुर्गंध से भर देती है। तो दोनों स्थितियां होती है। तो ये तो तय नहीं किया जा सकता कि कौन आदमी चोर होगा कौन साधु हो जाएगा, ये आप दोनों तय नहीं कर सकते हैं, है ना। लेकिन मुझे ऐसा लेकिन आप लगता इतना है कर कि सकते हैं। जिस लेकिन आप इतना कर माहौल सकते में, हैं कि हाँ, जिस माहौल में पैदा आप होते हैं या बड़े होते हैं उसका बहुत असर होता है आपके मन पर और आपके कि मन आप के किस निर्णय किस पर। युग में देखिए, किस युग में डाकू नहीं थे, किस युग में चोर नहीं थे। सवाल चोर और डाकू का नहीं है। सवाल ये है कि आप चोर को चोर मानने के लिए तैयार हैं कि नहीं। ये समाज वैसा हो गया है जो चोर को भी साधु मानता है। ये समस्या है। समस्या चोर होना नहीं है। चोर तो हर युग में थे। खराब लोग तो हर युग में रहे हैं। खराब लोग हमारे आदर्श हो रहे हैं, ये समस्या है इस समय की। ये समस्या नहीं है कि खराब लोग भी हैं। अब तो ये किस युग में समस्या है कि दोनों चोर हैं। रावण किस युग में? इसमें रावण भी था एक आप युग में, लेकिन विश्वास रावण करें तो पूजा किस नहीं पे किया। करें? ऐसा नहीं, रावण पर नहीं कीजिए। नहीं नहीं, ये भी दिक्कत नहीं है। दिक्कत ये कि रावण को आप अपना आदर्श मानते हैं। इस समय की समस्या ये है। और राम जी को भी रखे हुए हैं रावण की गद्दी हथियाने के लिए। ये समस्या है। या समस्या तो यहाँ नैतिकता इंसान का है। छोड़ ही दे, वो कि मतलब किसी पर विश्वास ना करो, अपने आप पर विश्वास करो, क्योंकि वो जो जिन पर भी विश्वास करोगे वो कब धोखेबाज हो जाएंगे आपको नहीं पता। ना ना, ऐसा ऐसा भी नहीं है। हम अभी पूरी दुनिया को ना आजमा चुके हैं, इतना निराश होने की जरूरत नहीं है। हम चूंकि अपने अपने हमने जिनको देवता बनाया उसमें खोट निकल गया, इसलिए ये निराशा में बोल रहे हैं। अब किस पे विश्वास करें? तो बहुत दुनिया बहुत संभावनाओं से भरी हुई है। हम किसी पर भी विश्वास कर सकते हैं। इतनी निराशा नहीं है दुनिया। अगर ऐसा होता तो दुनिया खत्म हो चुका। दुनिया की बात ऐसा नहीं नहीं है। कर रहे हैं हम, सिर्फ अगर हम सिर्फ अपने अंदर की बात करें, ऐसे ऐसे बहुत मतलब सारे उदाहरण, अंदर की भी उदाहरण की बात बात कर रहे करते हैं हैं। कि देखिए किसी का। जब आप एक पब्लिक का, एक बहुत बड़े सराउंडिंग का विश्वास जीतते हैं, आपके अंदर कुछ तो होता है, कुछ तो वैल्यूज, और कुछ तो आप ऐसा दिखाते हैं कि इतने लोग ट्रस्ट करते हैं। हाँ, नहीं तो तो होता है, तो वो धोखेबाज निकला तो फिर ट्राई कर इतनी लो। बड़ी भीड़ आप अंधे नहीं हो सकती है, लेकिन नहीं धीरे नहीं, धीरे जो अभी भी जिस अब देखिए, कहीं 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 पीछे से पहाड़ से धकेल देने वाली पत्नियों के साथ साथ इसी देश में वट सावित्री करने वाली जो पत्नियां हैं, या हॉस्पिटल में आप देखिए कि एक पति बीमार के पीछे किस तरह से वो सेवा कर रही हैं, या कोई पति पत्नी की किस तरह से सेवा कर रहा है। आप जाके भारत के अस्पतालों में घूम लीजिए। वहां पे आपको विश्वास और सेवा और श्रद्धा का सबसे अच्छा उदाहरण आपको अस्पताल में मिलेगा या कोर्ट कचहरी में मिलेगा।
आप घूम के देखिए कि वहां पे पांचों उंगलियां एक दूसरे के बराबर साथ कोई नहीं, कैसे रहता पांचों है ना। उंगलियां तो बराबर नहीं हम, होती, तो तरह तरह की चीजें हैं, तरह तरह के लोग हैं। हाँ तो बस इसीलिए ऐसा इसीलिए नहीं कहा जा सकता कि सब कुछ ढह बस, रहा है, या अगर एक हाँ तरफ तो इसलिए ढह भी ऐसा रहा नहीं है है तो कि, एक तरफ बन भी रहा है, जो मुझे ऐसा नहीं लगता हम यही मैं कह रहा हूँ। है। ये देखिए ये क्या है ना, हम लोग ट्रेंड पे बात करते हैं। 5 घटना एक जैसी घट जाएगी उसको हम लोग ट्रेंड बोलते हैं, हम्म। और फिर अपने बच्चों को बताते हैं कि यही ट्रेंड हो चुका है। ठीक है। लोग ट्रेंड अपने बहुत छोटी चीज। स्वार्थ के हिसाब से उस ट्रेंड को उदाहरण बनाकर पेश करते हैं दूसरे हाँ के यही तो सामने। मैं कह रहा हूँ कि वो एक बहुत छोटा सैंपल है ट्रेंड का। ठीक है ना। तो उसको बहुत महत्व अगर जीवन में दिया जाएगा, इसलिए मैं कह रहा हूँ सबसे बड़ा नहीं, जड़ जो है मोबाइल और ये बिल्कुल बिल्कुल। इंटरनेट है, जहाँ पर आप फेक चीजों को जीवन का बहुत महत्वपूर्ण मोर्चा समझ रहे हैं। तो बहुत फेक, वो क्या है, 10 घटना एक जैसी घट गई वो ट्रेंड हो गया। हम्म, लेकिन मैं ये नहीं कर रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ आपने जिसको अपना आदर्श बनाया है, अगर वो मान लीजिए चोर निकल गया, तो आप में इतनी नैतिक शक्ति होनी चाहिए कि उसके खिलाफ हम खड़ा हो सके। यही नैतिक शक्ति की बात मैं कर रही हूँ, कि और एक नहीं, वो बच्चे नैतिक के शक्ति इसलिए अंदर नहीं है, नैतिक शक्ति डेवलप इसलिए नहीं करने है, के लिए एक मैं परिवार बता रहा हूँ। और एक स्कूल वो बहुत वो महत्व क्यों नहीं रखते बता हैं। रहा हूँ, नहीं जी। नहीं 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 नहीं, वो इसलिए नहीं है क्योंकि आपने अपने आराध्य को तर्क के आधार पे नहीं चुना है, भक्ति के आधार पे चुना है। मैं व्यक्ति की बात कर रहा हूँ। हम्म। जैसे हम लोकतंत्र में जो विधायक चुनते हैं लॉजिक के आधार पे नहीं चुनते हैं, जात के आधार पे श्रद्धा या श्रद्धा पार्टी के, की श्रद्धा श्रद्धा के आधार के पे, साथ चुनते हैं। श्रद्धा के आधार पे चुनते हैं। हम्म। जैसे आपकी श्रद्धा है कि राहुल गांधी भगवान है या नरेंद्र मोदी भगवान है। अब नहीं दोनों ऐसा, के श्रद्धावान समर्थकों के नहीं, मुझे नहीं मतलब लगता। हाँ। भारत में यही चलता है। भारत में पॉलिटिशियन को ईश्वर माना जाता है, उसका विकल्प माना जाता है। अगर आप सीधे भगवान से नहीं मिल सकते तो मंत्री जी से मिल लीजिए, वहां सब काम हो जाएगा, है ना। तो हमारा समाज ऐसा है, तो जहां भी आराध्य को श्रद्धा के हिसाब से माना जाएगा तो आपके विश्वास टूटेंगे। ठीक है। है तो इंसान ही वो। लॉजिक, हाँ नैतिक शक्ति तब आएगी जब आप तर्क के आधार पे, ज्ञान के आधार पे, तो जजमेंट के आधार पे किसी को चुनेंगे। आपको खुद पर काम करने की आवश्यकता है। वो उस पर करनी होगी। जब तक आप खुद मैं पर, माफ, आप इंसानों पर लीन रहेंगे, निर्भर रहेंगे, तो वो कभी ना कभी आप हाँ धोखा वही बात, खाएंगे। आपको खुद वही पर वही वही विश्वास करने की जरूरत है। तो अब बिल्कुल फिर हम बिल्कुल आ बिल्कुल। जाते हैं उसी चीज पे कि आध्यात्म है जो कि जागता है। जब आप धोखा खाते खाते थक जाते हैं, तब आप खुद पर विश्वास करना शुरू करते हैं और आपके अंदर की सोचने की शक्ति जागनी शुरू हो जाती है। हाँ निश्चित रूप से, निश्चित रूप से। जी, बिल्कुल। तो आगे बढ़ते हैं सर, कि यदि इस पुस्तक का केवल एक संदेश युवाओं तक पहुंचाना हो तो वह क्या होगा? यही उसको बताना है कि तुम एक कठिन समय में लड़ रहे हो, और इसमें तुम्हें तुम्हारी जीवटता और जिजीविका और संघर्ष करने की क्षमता ही बचाए रखेगी। निराश नहीं होना है, लेकिन लड़ने से नहीं भागना हो। किसी भी पीढ़ी को कोई मलमल का रास्ता नहीं मिला है। खुदीराम बोस भी जब 17 वर्ष की अवस्था में फांसी पर चढ़े होंगे तो कोई मलमल की रस्सी नहीं थी। तो अगर तुमसे कोई कहता है कोचिंग वाला पैसा लेके कि दुनिया बहुत आसान हो गई है, तुम आईएएस हो सकते हो, या कोई नेता तुमको टिकट दे के ये कह रहा है तुम राजनीति करो, दुनिया युवाओं के लिए आसान हो गई है, या कोई करण जौहर तुमको फोन करके बुला रहा है कि बॉलीवुड तुम्हारे लिए आसान हो गया है, तो हर जगह सावधान रहो। संघर्ष तुम्हारे, तुम्हारा श्रृंगार है, वही तुम्हारा गहना है, वही तुम्हारी पूंजी है। तुम इससे निराश हो जाओगे अगर, तो मारे जाओगे, खुद मर जाओगे। जो आज लोग निराश होते हैं और सुसाइड और ये सब जो चीजें देखती हैं, उनको ये बताइए कि ये जो कठिनाई है ना, ये स्वाभाविक है, ये आती है। ये किसी भी पीढ़ी, कोई भी पीढ़ी नहीं रही है जिसके हिस्से नहीं आई। मैं ये क्यों कहूँ कि ये सबसे खराब वक्त है भारत बिल्कुल का बिल्कुल, या नहीं दुनिया है का, ये नहीं, नहीं, ऐसा नहीं है। बिल्कुल इससे नहीं। खराब समय भी शायद रहे होंगे। जी जी। ठीक है ना। एक बड़ी तो सुंदर सी इसलिए, कहानी सर मैं आपको बताना चाहूंगी, कि कहते हैं कि अगर आज आपके घर में 1700 साल पहले का राजा अगर आ जाए, और आपके घर में आकर आप अब उसे अपने बेडरूम में लेकर जाएं और लाइट ऑन करें, और लाइट चालू हो जाए, स्विच ऑन करें और पंखा चालू हो जाए, बटन दबाएं और एसी चालू हो जाए, आप मोबाइल से उसे दिखाएं कि मैं इस कोने में बैठकर दुनिया के उस कोने के पर्सन से बात कर रहा हूँ, तो उसे लगेगा कि यार मैंने इतनी लड़ाइयां लड़ी, मैंने इतने युद्ध लड़े, इतना कुछ देखा, सब कुछ, लेकिन ये नहीं देखा, ये तो यहाँ पे स्वर्ग है, ये लोग इतनी अच्छी चीजों के साथ जी रहे हैं और वो कर रहे हैं। तो अगर हम समय का देखें कि आपने जैसे कहा कि हर समय की एक अपनी विशेषता होती है, तो आज भी हम बहुत अच्छे समय में जी रहे हैं, ऐसा नहीं है कि बुरा है। वही लेकिन वही हाँ, अगर आपके हिस्से में लड़ाई आई है,
तो उसे नैतिकता के साथ लड़ें। बात सिर्फ यहाँ पर ये है कि आपके बिल्कुल हिस्से में बिल्कुल। जो भी आया है उसे लड़ने की, हम्म। उसे सामने लेकर आने की, समाज के सामने लेकर आने के लिए एक आप अच्छा रास्ता चुने, ना कि उसे इतना ज्यादा बुरा बना दें। या जैसे अभी हम रिसेंटली बात करते हैं कि विद्यार्थियों ने अनशन किया, अभी जो दिल्ली में हुआ है। तो अनशन क्या है, क्या पहले नहीं होते रहे हैं? होते रहे हैं। जो लोग मतलब किसी को पद से उतारना चाहते हैं, जो भी है, ये करना उनका नैतिक अधिकार है, उन्होंने किया। लेकिन कुछ लोगों ने बड़ी बुरी तरह से उसे जाहिर किया कि गालियां दे रहे हैं या कुछ ऐसा कर रहे हैं। तो डिफरेंस यहाँ पर है कि अगर आपके हक में है कि लड़ाई करना है, लेकिन लड़ाई आप सुसज्जित ढंग से करिए, जो तरीका है उससे करिए। असल में क्या है ना कि जो लोग गालियां दे रहे हैं ना, हम्म। तो उनके जो सीनियर थे हम्म। वो इसी तरह की गालियों की राजनीति से निकल के आए। जी। आप ये भी समझिए, जी। जिस तरह की गालियां बच्चे दे रहे हैं जंतर मंतर पे, हम्म। उसी स्तर की बातें संसद भवन में भी लोकसभा के सदस्य करते हैं। इस पर ध्यान क्यों नहीं जा रहा है इस देश के हाँ, लोग? ये भी बात सही है। बिल्कुल। तो बिल्कुल सही। जंतर मंतर के बच्चों की भाषा बहुत आहत कर रही है, हम्म। और लोकसभा के उचक्कों की भाषा किसी को आहत अगर नहीं कर रही ये है, कर रही है तो आहत। इस बेईमान पीढ़ी को आकलन करने में तब तो फिर दिक्कत हो जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। आप बताइए, फिल्म अभिनेता की भाषा देख लीजिए, आप अपने समय के खिलाड़ियों की भाषा देख लीजिए, वो सब तो जैन जी नहीं है। जो अभद्र भाषा सांसद का बन के इस्तेमाल लोकसभा करते में हैं। बैठे हैं, जो विधानसभा में जो बैठे हैं, जो भाषण देते हैं, ये सब तो नहीं है। जी। जी। आप किसी महिला को जर्सी गाय बोलिएगा, हम्म। ये हम्म। कैसी भाषा है? ये जैन जी से बहुत कितने अभद्र भाषा का इस्तेमाल नीचे की करते भाषा है। हैं। जी। तो ये इसलिए ये जंतर मंतर के बच्चों पर इस देश के भाषाई शुचिता का ठिकरा नहीं फोड़ना चाहिए हमें, क्योंकि बिल्कुल। उनको उनके सीनियर ने सिखाया है कि ये दौर उचक्कों का है, जो गंदा बोलेगा वो आगे जाएगा। आगे क्या उनको जाए? लगा कि कितना ऊंचा जाए? नहीं नहीं, इस्तीफा इसी से मिलेगा कि हम अराजक हो जाएंगे, क्योंकि अहंकार का टेबलेट अलग होता है ना। आपको बुखार है, उसमें अलग दवा लगता है। आपका हड्डी टूटा है तो अलग तरह का प्लास्टर लगेगा। आपको पथरी हुआ है तो ऑपरेशन होगा। तो हम्म। इस समय की अहंकार से लड़ने के औजार ही ऐसे निकल के आ रहे हैं। हम्म। आप अभी बैठ जाइए मौन व्रत करके, हम्म। मीडिया नहीं आएगा आपके पास। हम्म। अब मीडिया से पूछिए कि उसकी नैतिकता कहाँ गई? इस चक्कर में तो मौन व्रत करने वाला आदमी जो हम्म। 6 साल तक चुपे रह जाएगा, इसको कोई देखने नहीं आया। हम्म। ये बात है। तो वो जैन जी जो बच्चे हैं, वो आपके परवरिश के नतीजे हैं। हम्म। तो ये पूछिए परवरिश करने वालों से कि तुमने कैसी भाषा सिखाई। जी। 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 बिल्कुल, वही तो हम कह रहे हैं कि मतलब शुरुआत से, मतलब बचपन से ही किस घर से आप निकल कर आ रहे हैं, किस समाज से निकल कर आ रहे हैं, वो आप उसी को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं जब आपके मुंह से जो भाषा निकलती है। चलिए आगे बढ़ते हैं कि औगड़ लिखने की प्रेरणा आपको कहाँ से मिली सर? और क्या यह किसी वास्तविक घटना, व्यक्ति या सामाजिक अनुभव से प्रभावित है? हाँ, वैसे ये तो भी आपके ये भी साथ। ये भी बिल्कुल वास्तविक दुनिया जो है मेरे आसपास की, हम्म। वहीं से। देखिए, मैं तो भारतीय गांव, समाज, कस्बे, शहरों की दुनिया लिखता हूँ। हम्म। और वो दुनिया इतनी बीहड़ है, इतना बड़ा संसार है कि उसमें आप हजारों उपन्यास की संभावना है। जी। तो मैंने तो केवल वहां से दो तीन चार को उपन्यास लिखे, जी। जी। बिल्कुल मैं। लेकिन सारी प्रेरणा वहीं से है, उसी जी। दुनिया से। लेकिन औगड़ का जो आपका एक गाना है, आपकी एक कविता है साधु। साधु में आपने आध्यात्म को दिखाया है कि एक साधु है जिसे आ, मतलब किसी चीज की जरूरत नहीं है, वो भरा कटोरा भी अपना ऐसा छोड़ के चला जाता है, जिसे मोह नहीं है। फकीर है वो इंसान। तो ये फकीरी जो है, ये लिखने की प्रेरणा, जब आपने लिखा होगा इसे तो कुछ तो अनुभव हुआ होगा आपको। नहीं, हम हमारे अंदर इनबिल्ट है ये सब चीजें। आप देखते, वही मैं कह रहा हूँ कि अगर आप सजग होके सही गलत के फर्क की सामान्य बुद्धि अगर आप में है, तो इन हम्म। सब, और आप संवेदनशील हैं, तो इन सब चीजों पर नजर तो जाएगी ही। हम्म। क्या हमने तो पूरी दुनिया के लाखों कहानियां हैं जहाँ पर लोगों ने त्याग किया है। आपके पास तो भाई साधुता का अर्थ ही त्यागना है। साधुता का अर्थ दलित होना नहीं है। किसी के पास सब कुछ हो तब छोड़ के जाए तब साधु कहलाएगा। जिसके पास कुछ नहीं है, वो चिमटा बजा के गाना गा के रोटी खा रहा है, वो साधु नहीं है। उसको त्याग नहीं कहते। त्याग कहते हैं जो है त्याग, इसलिए बुद्ध का त्याग बुद्ध त्याग है, महावीर का त्याग त्याग है बिल्कुल ना। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। इसलिए इसलिए वो त्याग है, क्योंकि हम्म। वो सिंहासन छोड़ के आया है। बिल्कुल, उसने त्यागा है कुछ। और मुझे त्यागा लगता है। है जब आपके पास नहीं है तो आप बना कर दिखाएं, तो उसमें आपकी पावर हाँ, दिखाई दे। आजकल 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 के साधु संतों की कहानी ये होती है, पहले वो गरीब था,
अब हम्म। देखो कितना अमीर हो गया, अब मार्केट बन गया। हम्म। तो ऐसे समय तो ये, तो महात्मा बुद्ध और महावीर की कहानी और शंकराचार्य की कहानी पढ़ के उसको आज के संतों के साथ जब आप तुलनात्मक अध्ययन कीजिएगा तो आपको निकल के नहीं आ जाएगा कि फकीरी का वास्तविक अर्थ क्या होता है और संतत्व तो कहाँ चला गया। ये सब खुद निकल के आएगा जैसे आप लॉजिक लगाएंगे, तार्किक लगता है होंगे कि संत थोड़ा। फकीर यहीं कहीं घूम रहे हैं और वो भी अपना कार्य कर रहे हैं। जिस कार्य के निमित्त के लिए वो आए हैं, कहीं ना कहीं ईश्वर उसे जगा ही देता है कि बच्चे उठो, अपना कार्य करो, समाज के लिए जो जो भी कार्य आपके निमित्त हाँ वही आपके मैं कह रहा हूँ। मत्थे आया है उसे पूरा मतलब करो। ये युग जो है अभिशप्त युग है इस मायने में कि हम्म। यहाँ पर सुविधा के भोग से कोई नहीं बच पाएगा। आप ये समझ लीजिए, आप आपत्ति किसी क्या भी है? अगर साधन से। सुविधा का भोग भी किया जाए तो आपत्ति क्या है? यही महात्मा बुद्ध से किसी ने पूछा होता तो बता देते कि फिर तो बौद्ध बुद्ध अब जो उस सिद्धार्थ बुद्ध महात्मा नहीं बुद्ध नहीं बनते। बन सकते ना सर। हाँ यही बात है। वो तो विष्णु ये भगवान का इसी को अवतार थे कहते हैं। कहते हैं, तो वो आत्माओं का फर्क नहीं होता है। थे वो अवतार तो नहीं थे, तो वो तो सर